हेलो एवरीवन। हमारी संस्था ने एक नया इनिशिएटिव लिया है डेली करंट अफेयर्स का। ठीक है, जो कम्प्लीटली फ्री होगा। आपको पहले पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद एक 20 प्रश्नों का सेट होगा जो वीडियो के फॉर्म में आएगा। आपको उसे सॉल्व करना होगा। इससे होगा क्या कि जो आपके पास पीडीएफ जाएगा आप उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर जो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा, कुछ फैक्ट रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे, कुछ नई चीज़ें होंगी। उसके बाद उस पर आधारित, दोनों चीज़ों पर आधारित एक 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 4 विकल्पों का। तो ये नया इनिशिएटिव का पहला वीडियो आ रहा है आपका। ठीक है, जिसमें ये 31 जनवरी का करंट अफेयर्स है 1 फरवरी के लिए। ठीक है, इसमें पहला जो एक पॉइंट आता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो 26 जनवरी को दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पे झांकी का प्रदर्शनी हुई, उसमें किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये जो है महाराष्ट्र की झांकी थी। ठीक है, ये गणेश उत्सव को मिला है। ये सुनित, ये टाइपो एरर है। ठीक है, टाइपो है ये जो है गणेश उत्सव के झांकी के लिए मिला है, जिसका थीम क्या था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ठीक है, अगला जो एक आ रहा है वो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 31 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली जो हमारी अध्यक्षा कौन थी, उनका नाम था जयंती पटनायक। ठीक है, कौन थी, जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, तो ये हैं आपकी विजया किशोर रहटकर। ठीक है, विजया किशोर रहटकर वर्तमान अध्यक्षा विजया किशोर रहटकर है। और जो पहली अध्यक्षा थी वो कौन थी, जयंती पटनायक। यह एक विधिक निकाय है जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अगला आता है हमारा एनपीएस वत्सल योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है। नोडल मंत्रालय इसका वित्त मंत्रालय है। और ये 18 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसका औपचारिक प्रारंभ हुआ है। ठीक, अगला जो एक पॉइंट आता है बौद्ध डायमंड ट्रायंगल और यूनेस्को। बौद्ध डायमंड ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये जो है आपका 69वीं प्रविष्टि हुई हुई तो 70वीं थी, मगर अब 69वीं हो जाएगी, क्योंकि उस 69 70 में से जो है ना एक जो है निकल कर आपकी अस्थायी सूची में शामिल हो गई है। ठीक है, तो अस्थायी सूची में जो शामिल हुई है वो क्या है, अस्थायी सूची में जो शामिल हुई है वो आपको कौन शामिल हुआ है, मराठा परिदृश्य। ठीक है, मराठा परिदृश्य को जो है आपका 47वां बैठक जो आपका कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, उस वहाँ पर जो है मराठा परिदृश्य को जो है आपका शामिल कर लिया गया, किसमें, आपका अस्थायी सूची में। वहीं पर जो है आपका 46वां बैठक जो हुआ था वो आपको दिल्ली में हुआ था, पहली बार हुआ था। उस वहाँ जो है चराई मोइद्दम, आप लोग जानते हैं चराई मोइद्दम, जो अहोम शासकों की जो पूरे राजवंश है उसका जो एक कब्रगाह है। ठीक है, कब्रिस्तान है जो उसके अंदर सारा दफन है। ठीक है, तो मोइद्दम को जो है आपको 46वीं बैठक में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। और 47वीं में जो है आपको किसको शामिल किया गया, मराठा परिदृश्य को। मराठा परिदृश्य में कुल 12 किले हैं, हम लोग जानते हैं, जिसमें 11 महाराष्ट्र में है और एक जो है आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कहाँ पर है, जिंजी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तमिलनाडु में है और 11 जो है आपके महाराष्ट्र में है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो अस्थायी सूची है उसमें 69 प्रविष्टियां हैं। और लिविंग रूट ब्रिज को जो है इस बार जो 48वीं बैठक होने वाली है बुसान दक्षिण कोरिया में, उसमें जो है अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए वोटिंग किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा संभावना है जो हमारा 46वां एंट्री होगा, 46वां एंट्री जो होगा अस्थायी सूची में भारत की तरफ से, वो लिविंग रूट ब्रिज होगा, जो कहाँ का है आपको, मेघालय का। ठीक है, 2022 में से अस्थायी सूची में डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे डायमंड ट्रायंगल, ये आपका अस्थायी सूची में है। लिविंग रूट ब्रिज, मेघालय लिविंग रूट ब्रिज जो 2022 में अस्थायी सूची में डाला गया था। और अभी जो है अस्थायी सूची में कुल कितनी एंट्रियाँ प्रविष्टियाँ हैं भारत की तरफ से, अस्थायी सूची में कुल 45 है, जिसमें 45वां आपका मराठा आर्किटेक्ट है। ठीक है, 44वां जो है चराई मोइद्दम है। ठीक है, बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वां बैठक जो हुआ था कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। 47वां बैठक पेरिस फ्रांस में हुआ था। और 48वां जो इस बार बैठक होने वाला है जुलाई 2026 में, कहाँ होने वाला है, बुसान दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगला एक हमारा आ जाता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, ये प्रश्न कहीं भी परीक्षा में करके किया जा सकता है। ये जो है आपका अप्रैल 2026 से मान्य होगा। जो आधार वर्ष है 2012 से बदल कर क्या कर दिया गया है, 2024 कर दिया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए।
और इसमें जो बास्केट में वस्तुओं की संख्या था 299 से बढ़ के 358 हो गई है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो आपका ग्लोबलाइजेशन होता हो रहा है, तो इस वजह से लोगों की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस वजह से 299 से 358 हो चुका है। इन्हें कुल पहले 6 श्रेणी में थी, अब इसे 12 में कर दिया गया है। कुछ नए जुड़ाव जो हुए, पहली बार ओटीटी और ऐप आधारित जो सब्सक्रिप्शन सेवाएं हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। वहीं वीसीआर और टाइपराइटर जैसी चीज़ों को क्या किया गया, सूची से बाहर किया गया है। अब जो भार था, वेटेज था, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। जो खाद्य पदार्थ का वेटेज था 45.86% से घटाकर क्या हो गया, 36.75 हो गया है। वहीं जब आवास की बात करें तो 10.07 से बढ़कर 17.66% हो गया। अर्थात हम खाने पे खर्च कम कर रहे हैं और रहने पे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये साफ परिदृश्य दिखता है। और परिवहन में वहाँ वहीं पे 8.59% से बढ़कर कितना हो गया, 12.41%। अब हम लोग कुछ ज़्यादा ही घूमने भी लगे हैं, इस वजह से क्या हो गया, परिवहन का खर्च भी बढ़ा है। स्वास्थ्य पे 6% है और शिक्षा पे 3.3%। स्वास्थ्य पे कम है, स्वास्थ्य और शिक्षा में मात्र 3.3% है। और खाद्य पे देखिए 36.75% है। ये विचारणीय बात है, इस पर विचार होना चाहिए। अगला जो आता है ठोस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016। ये जो है बिल आया था आपका 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन दरोगा अक्सर मेंस में पूछता है। ठीक है, ठोस प्रबंधन अधिनियम क्या होता है, 2016 में आया था। इसमें 2026 में कुछ संशोधन किए गए हैं। उसमें क्या संशोधन किए गए, जो प्रमुख है, वैसे तो बहुत हैं, मगर ये जो प्रमुख है वो क्या किया गया, हाउसिंग सोसाइटी में अपने जो कचरे होते हैं उसका निपटान स्वयं करना होगा। वहीं कचरा का जो परिवहन और संग्रहण जो होगा उसका ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और सीमेंट और ऊर्जा संयंत्र जैसे उद्योगों में कचरा प्रबंधन से बने जो फ्यूल होते हैं, जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल जो होते हैं, वो जो है अनिवार्य रूप से 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो एक प्रश्न है आपका मिसाइल प्रणाली, ये पिचोरा मिसाइल प्रणाली है, ये प्रलय नहीं है, पिचोरा मिसाइल प्रणाली है। ये पिचोरा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पिचोरा मिसाइल प्रणाली है। ये जो है रूस द्वारा अल्माज आंते, ठीक है, रूस द्वारा अल्माज आंते एक कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया गया था। इसका भारतीय वर्जन जो है बीईएल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और टाटा पावर द्वारा विकसित किया गया है। ये भारतीय संस्करण है। ठीक है, ये मिसाइल जो है हवा से हवा में मार्च करेगी, 25 से 30 किलोमीटर तक जाएगी। ठीक है, अगला जो आता है आपका सामरिक खनिज, स्ट्रेटेजिक मिनरल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मिनरल की सूची जो है पहली बार जो है जून 2023 में जारी की गई थी। बढ़ते क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड को देखते हुए सरकार ने जून 2023 को जो है 30 क्रिटिकल मिनरल को जो है इस सूची में शामिल करके पहली बार जो है क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट जारी किया गया। ठीक है, इसके साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल्स मिनरल्स मिशन एनसीएमएम, ठीक है, जारी किया गया कब, 2024-25 से लेकर 30-31, कुल 7 वर्षों की अवधि के लिए। ठीक है, यह मिशन जो है 23 इसकी घोषणा हुई थी 23 जुलाई 2024 को, और 29 जनवरी 2023 को इसको पूर्णतः जो है 2025 को इसको जो है मंजूरी मिल गई। ठीक है, कुल 7 वर्षों के लिए थी। और इसका कुल बजट जो जाता है आपका 34,300 करोड़ है, 34,300 करोड़ है। और ये जो पहला जो आपका ये बजट का पहला जो ये है उसमें 16,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जो आपका 26 का बजट है उसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर की चर्चा की गई है निर्मला सीतारमन द्वारा। उड़ीसा, केरला और आंध्र प्रदेश को मिलाकर बनाया गया है। अब देखिए ये सारा डाटा क्यों हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि 2026 में जो है कोकिंग कोल को जो है स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिस्ट में शामिल किया गया है, जो 31वीं प्रविष्टि है। ठीक है, 31वीं प्रविष्टि है। अगला जो एक आ जाता है आपका पंचम पहल, प्लानिंग एंड नेटवर्किंग थ्रू द कम्युनिटी होलिस्टिक अप्रोच फॉर द मैनेजमेंट। ये पंचायती राज द्वारा किया गया है पंचायत की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, पंचम पहल। ठीक है, अगला जो आ जाता है हमारा मासिक धर्म स्वच्छता से मौलिक अधिकार। मासिक धर्म स्वच्छता जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको क्या किया गया है, मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यह अब जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। 2023 में जो है जया ठाकुर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने पहली बार इस पर पीआईएल दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और पारदीवाला और जस्टिस नरसिम्हा ने सरकार को कुछ विशेष निर्देश दिए थे कि इस पे आप कुछ कदम उठाइए जिससे जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन सुनिश्चित हो सके। इसको शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत माना डी वाई चंद्रचूड़ ने। ठीक है, इसको जो है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत माना, परंतु सरकार के ढुलमुल रवैये से इसको जो इसका इम्प्लीमेंशन पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिस पर सुनवाई करते हुए अंततः जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने इसे क्या किया, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। ठीक है, इसे जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया और सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिया
वो अपने विद्यालय में सैनिटरी पैड की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी क्या है, मान्यता को रद्द कर दी जाएगी, जो एक कठोर फैसला है। सरकार के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर के न्यायपालिका ने एक कठोर फैसला दिया है, जिससे अब इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगा और मेंस्ट्रुअल हाइजीन सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न जो आता है हमारा, फेम इंडिया। फेम इंडिया हम लोग जानते हैं, फेम इंडिया 3 चरण में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहला चरण इसका 15 से 19 था, जिसमें कुल 895 करोड़ का बजट का एलोकेशन था, और इसमें मुख्यतः जो था ईवी वाहनों के एडेप्टेशन रेट को बढ़ाना था। ठीक है, फेम इंडिया 2 जो है 2019 से 24 तक चला, जिसमें 10,000 करोड़ का बजट दिया गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया और ईवी खरीदने, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी पर ध्यान दिया गया। वही जब फेम इंडिया 3 आया 2024 से 26 तक, जिसमें 10,900 करोड़ का प्रावधान है, और इसमें जो है आपका इस देश का योजना जो है क्षेत्र का विस्तार करना है। जैसे ईवी, पहले ईवी सेक्टर जो है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो था वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा था, अब जो है उसका मल्टीपल यूज हो सकता है। जैसे ट्रक वगैरह, पहले ईवी कार बन रहे थे, अब ट्रक भी बन रहे हैं, तो इसका क्षेत्र विस्तार किया गया है फेमा 3 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का पहला एआई हब कहाँ बन रहा है। भारत का पहला एआई हब आपका हैदराबाद में बन रहा है, जो कि तेलंगाना के एआई मिशन के अंदर है, टीएम के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया, वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सूचना मंत्री जो होता है श्रीधर बाबू ने। इसी के अंतर्गत जो है आईकेएम एक विशेष एआई लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या है कि एआई हब के रूप में हैदराबाद को स्थापित, देश का पहला एआई हब स्थापित करने में सहयोग करेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इस चलते हुए अंतिम पड़ाव में आ जाते हैं, महत्वपूर्ण दिवस आ जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ठीक है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, जो आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। दूसरा आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरोगा ये सब क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका थीम क्या हो जाएगा, मेरा भारत मेरा वोट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या हो जाएगा, मेरा भारत मेरा वोट, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस 3 जनवरी, जो गांधी जी के बलिदान पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस 31 जनवरी को, अभी हम लोग देख चुके हैं, 34वां स्थापना दिवस, और जो इसके लिए जो कार्यक्रम किया गया उसका विषय क्या था, स्वास्थ्य सशक्तिकरण है। प्रेस स्वतंत्रता 29 जनवरी 1780 को जो है अगस्तस जेम्स अगस्तस सिक्की ने किसका स्थापना किया था, बंगाल गजट, जो भारत का पहला समाचार पत्र है, तो उसके लिए हम लोग प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लेते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो 31 जनवरी को शुरू हुआ, जो 39वां संस्करण था। काला घोड़ा उत्सव, जो मुंबई में आयोजित हो जाता है। और इसके बाद जो है भारत पर्व, जो 26 से 31 जनवरी तक चला, और दिल्ली के लाल किले में इसका आयोजन किया गया। अगला जो आता है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ये जो है विदेश मामले से संबंधित पुस्तक है, विदेश से इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित पुस्तक है। इसे किसने लिखा है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट बुक है, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। वहीं पे ग्रीन इकोनॉमी टुवार्ड्स पाथ टू 2050, ये विवेक देबरॉय की पुस्तक है। भारत का जो प्रयास है ग्रीन इकोनॉमी के लिए, और जो 2070 तक जो नेट जीरो करने का लक्ष्य है, तो उसके बारे में चर्चा करते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं पे अगला आ जाता है अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन, ये सामाजिक व्यवस्था को लेकर लिखी गई पुस्तक है। अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन किसका है, प्रकाश अंबेडकर का। ठीक है, सोशल जस्टिस इन इंडिया, इसका एक शीर्षक भी है, अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन सोशल जस्टिस इन इंडिया, किसकी पुस्तक है, यह आपके प्रकाश अंबेडकर का है। अगला पुस्तक आ जाता है डिजिटल सोवर्जिनिटी इन द एज ऑफ एआई, डिजिटल सोवर्जिनिटी इन द एज ऑफ एआई, ये पुस्तक जो है ये किसकी है, नंदन नीलकेनी की पुस्तक है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा 1 फरवरी का जो राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स है वो होता है समाप्त।